सुप्रभात। आप देख रहे हैं अपने YouTube चैनल ज्ञानेंद्र कुमार मिश्रा। आज हम आप लोगों के साथ NCERT क्लास 12 चैप्टर 10 वेक्टर अलजेब्रा लेकर आया हूँ। थोड़े बहुत तक फिजिक्स में भी वेक्टर पढ़ चुके होंगे और स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी जानते होंगे। फिर भी स्केलर क्वांटिटी क्वांटिटी दैट हैज ओनली वन मैग्नीट्यूड, उनको हम लोग स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे। और जिनके क्वांटिटी दैट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, उनको हम बोलते हैं वेक्टर। कुछ एग्जांपल है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आता है और इस बार कोरोना काल में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर ज़्यादा फोकस किया गया है। अधिकांश सवाल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन, इसलिए आप लोग इस पर ध्यान देंगे। ठीक है, स्केलर लेंथ, मास, टाइम, डिस्टेंस, स्पीड, एरिया, वॉल्यूम, टेम्परेचर, वर्क, मनी, वोल्टेज, डेंसिटी, रेजिस्टेंस, ये सभी स्केलर क्वांटिटीज हैं। और वेक्टर क्वांटिटीज में डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, वेट, मोमेंटम, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है। व्हिच ऑफ वन, ठीक मारूंगा, आप लोग अपना भाषा में जानते होंगे। जैसे ये क्वेश्चन पूछ देगा लेंथ, सेकेंड, फोर्स, टाइम, डिस्टेंस, ये चार ऑप्शन आपके सामने रहेगा और बोलेगा व्हिच वन ऑफ द वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, तो आपको यहाँ पर आंसर हो जाएगा सेकेंड। ठीक है, तो याद कर लेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसका क्वांटिटी लेंथ, मास, टाइम, डिस्टेंस, स्पीड, एरिया, वॉल्यूम, टेम्परेचर, वर्क, मनी, वोल्टेज, डेंसिटी, रेजिस्टेंस एक्सेट्रा। कुछ वेक्टर क्वांटिटी फिर से पढ़ देते हैं हम पूरा। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, वेट, मोमेंटम, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। आप इनको दिमाग में रखेंगे, याद रखेंगे। ठीक है, डिफिनेशन वैसे आता नहीं, फिर भी जानना चाहिए। ए क्वांटिटी दैट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। आइए हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। सपोज मान लीजिए कोई एक लाइन हम लेते हैं, ये हमने एक लाइन लिया। अब इस लाइन में देखिए डायरेक्शन दिया नहीं है, पता नहीं है डायरेक्शन। हम चाहे तो इनको दो तरह से डायरेक्शन दे सकते हैं, एक लेफ्ट साइड से एरो देकर या फिर राइट साइड से ऐसे। उसी तरह से इसको देखेंगे तो ये, अब देखिए इसमें डायरेक्शन भी आ गया। इस लाइन में एरो देने से क्या हो गया, डायरेक्शन भी आ गया। लेकिन इसके पहले वाले में इसमें डायरेक्शन नहीं था, कोई डायरेक्शन नहीं था। और इसमें देख रहे हैं आप, फर्स्ट में कोई डायरेक्शन नहीं है, सेकेंड में डायरेक्शन है, थर्ड में भी डायरेक्शन है। लेकिन ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड तीनों में किसी में भी मैग्नीट्यूड नहीं है। ठीक है ना, केवल डायरेक्शन है। ठीक है, अब हम एक और फिगर देते हैं, फोर्थ। अब आप इसको ध्यान देंगे। ये कोई लाइन है ए बी। अब इसमें देखिए मैग्नीट्यूड है लेकिन डायरेक्शन नहीं है। इस लाइन में मैग्नीट्यूड है ए बी, इसका लंबाई पता है क्या है, लंबाई है ए बी, यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए जो भी लंबाई हो इसकी 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, ये लंबाई है इसका। ठीक है, बिल्कुल, तो मैग्नीट्यूड है, लंबाई कितना है, लेकिन डायरेक्शन नहीं है। अब आपको एक और फिगर हम बताता हूँ। ठीक है, ध्यान देंगे। इस तरह से ये लाइन है, ए बी है, यहाँ मैग्नीट्यूड भी हो गया और डायरेक्शन भी हो गया। ठीक है, तो इसी तरह से जो मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, इनको हम बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी। हमको पता है कि ए बी अर्थात ए से बी की ओर। ठीक है, ए से बी की ओर ध्यान देंगे। अगर केवल ए बी लिखते हैं तो यह ए बी हो जाएगा स्केलर क्वांटिटी, और इस ये वेक्टर ऊपर में एरो दे रही है, इनको बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी। यही फर्क है दोनों में थोड़ा। इसमें केवल मैग्नीट्यूड है और इसमें डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड है, सो दिस इज वेक्टर क्वांटिटी। बहुत ध्यान देंगे आप। फिर से मैं बता दूं पुनः, स्केलर ए बी मतलब ए से बी का डिस्टेंस। ठीक है, और इसके
वेक्टर वेक्टर हो गया, ये वेक्टर है। आप बोलेंगे दोनों में फर्क क्या है? फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। स्केलर ए बी, तो आप ए से बी का डिस्टेंस क्या है या बी से ए का डिस्टेंस क्या है? रांची से डाल्टनगंज भी 165 किलोमीटर, और डाल्टनगंज से रांची से डाल्टनगंज भी 165, और डाल्टनगंज से रांची भी 165 ही किलोमीटर है। अगर ए को रांची मान ले, हाँ, और यहाँ डाल्टनगंज मान ले, ठीक है, तो दोनों का दूरी कितना है? 165 ही किलोमीटर तो है, ठीक है। कोई फर्क नहीं पड़ता है आप ए बी बोले या बी ए बोले, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। लेकिन अब देखिए वेक्टर में क्या अंतर है। वेक्टर में आप अगर ए बी कहें और या अगर कोई दूसरा वेक्टर हम सपोज ये दोनों में फर्क है, अंतर है, डिफरेंस है। यहाँ क्या है? ए से बी की ओर, रांची से डाल्टनगंज की ओर, और यहाँ भी ए भी है, लेकिन डायरेक्शन क्या है? बी से ए की ओर, मतलब डाल्टनगंज से रांची की ओर। तो आगे से अगर हम वेक्टर ए बी कहें और वेक्टर बी ए कहें तो दोनों में अंतर है, जबकि स्केलर में ए बी और बी ए में कोई डिफरेंस नहीं है। यही अंतर है, क्योंकि ये डिस्टेंस सिर्फ बता रहा है ए से बी का डिस्टेंस कितना दूरी है, और यहाँ भी बी के, तो चाहे ए से बी का डिस्टेंस क्या है या बी से ए का डिस्टेंस क्या है, दोनों सेम आएगा, लेकिन डायरेक्शन ए से बी की ओर और बी से ए तो उल्टा ना हो जाएगा, ठीक है, तो उल्टा डायरेक्शन हो जाएगा। आप इसको कह सकते हैं नेगेटिव डायरेक्शन भी कह सकते हैं। वेक्टर ए बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी ए। हाँ, आगे हम लोग को पढ़ने की जरूरत काम आएगा, तो ये अक्सर सवाल आता है, समझ में नहीं आता है, अभी समझ में आना चाहिए, इसको कॉन्सेप्ट में बैठा लीजिए। वेक्टर ए बी, ए से बी की ओर, और यहाँ बी से ए की ओर का नेगेटिव, तो फिर वापस आ जाएगा ए से बी की ओर। कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं 3 डायमेंशनल के साथ हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। हाँ, ये क्या है? इसके पिछले वाले वीडियो में और 11th में हम लोग पढ़ चुके थे। ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, ये 3 तरह का एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ठीक है। सपोज कीजिए हमारा कोई पॉइंट है P, जिसका ऑर्डिनेट है x, y, z, और यहाँ पर हो गया ओरिजिन, ठीक है। तो O से P को जो मिलाएंगे सिंपल वे में हम लोग इसको कहेंगे वेक्टर OP, और O से P का डिस्टेंस फार्मूला से आप लोग को बता चुके हैं, क्या होगा? अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। तो OP का मैग्नीट्यूड हो गया ना, केवल OP ये डिस्टेंस हो गया, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सिंपल वे में हम लोग यहाँ पर वेक्टर आर भी कह सकते हैं, इसको समझने के लिए आगे बताएंगे। वेक्टर आर, OP को वेक्टर आर से भी डिनोट करते हैं। सिंपल वे में कोई भी जब वेक्टर 3 पॉइंट हो, एक और एक्स वाई जेड, कोई सपोज कीजिए 3 पॉइंट है ए बी सी, इस तरह से है, हाँ, तो हम लोग इसको बोलेंगे स्मॉल लेटर में दिखाएंगे वेक्टर ए, ये हो गया वेक्टर बी, ये हो गया वेक्टर सी। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि ओरिजिन से ही हो, अभी समझाने के लिए बता रहे हैं हम लोग, लेकिन ये वेक्टर ओ ए, वेक्टर ओ बी, वेक्टर बी सी, और भी एक और बता देते हैं। सपोज
अब मान लीजिए कि स्पेस में कोई दो पॉइंट है, इधर ए और दूसरा पॉइंट है बी। ए का हो गया x1 y1 z1 और बी का हो गया x2 y2 z2। आप यहाँ पर बोलेंगे ये वेक्टर ए बी, ठीक है, वेक्टर ए बी। अब देखिए यहाँ पर ये ए बी का ये वेक्टर हो गया, इसका मैग्नीट्यूड अगर निकालना हो तो मैग्नीट्यूड को हम लोग डिनोट करते हैं इस तरह से, मॉड लगा के, मॉड ऑफ वेक्टर ए बी। मॉड ऑफ वेक्टर वी बी का मतलब ए बी का मैग्नीट्यूड, मतलब डिस्टेंस ए से बी का डिस्टेंस। तो हम लोग तो पढ़े हैं डिस्टेंस फार्मूला से, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्शन कोसाइन, है ना। डायरेक्शन दिशा और कोसाइन को हम लोग संक्षिप्त में, शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं कॉस एंगल। जैसे हम लोग पढ़े थे ना, कॉस ए, कॉस बी, इस तरह से। आइए समझते हैं क्या है, देखिए ध्यान दीजिए। जैसे कोई एक ट्रिंगल है, राइट एंगल ट्रिंगल यहाँ पर है और ये ओ बी, तो यहाँ पर ये कॉस ऑफ द एंगल कॉस ए इक्वल टू क्या पढ़े हम लोग, ओ बी बाई, उल्टा बोल रहे हैं, ओ ए बाई ओ बी। यही कॉस का पूरा नाम कोसाइन है, हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं कॉस, है ना, या इसी को बोल सकते हैं कोसाइन ए, ओ ए बाई ओ बी। जब इसी में जब डायरेक्शन भी लग जाएगा तो डायरेक्शन कोसाइन। आइए पूरा बात समझते हैं हम लोग। सपोज फिर से एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस और कोई पॉइंट मान लीजिए P है जिसका कोऑर्डिनेट x, y, z है। अब O P से हमने मिला दिया, ठीक ना। और ये है आपका वेक्टर R। इसके पहले आपको हम बताए हैं कि xy प्लेन, yz प्लेन और zx प्लेन। ये आपका हो गया yz प्लेन और ये हो गया xz प्लेन और ये खुद से आपका यहाँ पर जिसमें है ये xy प्लेन है। वास्तविकता में यह जो पॉइंट P हम यहाँ पर दिखला रहे हैं, ये कुछ थोड़ा सा आप ऐसे मान के चलेंगे, समझने का प्रयास करें। देखिए हमने आपको बताया कि यह जो ओहेड है ये वास्तविकता में इस तरह से है, ठीक है। ये तीनों एक्सिस एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं, 90 डिग्री होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमने जो बताया है ये P पॉइंट, तो P पॉइंट भी है तो इस तरह से है, देखिए, हाँ ऐसे वैसे, इसके पीछे भी जा सकता है। अब यहाँ ध्यान देंगे आप कि यह जो पॉइंट P है इससे तीनों प्लेन पर जो आप परपेंडिकुलर गिराएंगे वह जो डिस्टेंस होगा xy प्लेन का, जो पिछले क्लास में आप लोग वीडियो देखेंगे पूरा अच्छा से हमने बताया है, हाँ, xy पॉइंट P से जो yz प्लेन जो डिस्टेंस होता है, हाँ, ये होता है हमारा x कोऑर्डिनेट, ठीक है। y कोऑर्डिनेट क्या होगा, xz प्लेन पर यहाँ से जो डिस्टेंस होगा, ठीक ना, ये हमारा होगा xz प्लेन पर का जो डिस्टेंस होगा वो हमारा y, और z क्या होगा, xy प्लेन पर का जो डिस्टेंस होगा वो हमारा कोऑर्डिनेट z होगा। अब तीनों ध्यान देंगे, ये हमारा OZ एक्सिस है, समझने का प्रयास करें। ये जो रेड लाइन आपको मैंने दिखा रहा है वो OZ एक्सिस, ये OX और ये OY, मतलब कि x एक्सिस, y एक्सिस और ये z एक्सिस। और इसी पर एक लाइन हमने ये P पॉइंट लिया हूँ, इधर से ये नोक है, इसको P मान लें आप, समझने में सुविधा होगा। अब देखिए OP तीनों एक्सिस से कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा, ठीक है। सपोज मान लीजिए कि x एक्सिस के साथ अल्फा बना रहा है, y एक्सिस के साथ बीटा बना रहा है
और जेड एक्सिस के साथ गामा बना रहा है। ठीक है, तो अभी हमने जो सीखा ध्यान देंगे, एक्स एक्सिस के साथ क्या बना रहा है अल्फा, वाई एक्सिस के साथ बीटा और जेड एक्सिस के साथ गामा। तो कॉस ऑफ द दिस एंगल, कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा को ही हम लोग डायरेक्शन कोसाइन बोलेंगे। इसको संक्षिप्त में कॉस अल्फा को हम लोग एल लिखते हैं, कॉस बीटा को एम लिखेंगे और कॉस गामा को एन लिखेंगे। ध्यान से देखें इस फिगर को। ठीक है, हमने समझाने का प्रयास किया है एक पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड। ठीक है ना, और ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। थोड़ा और भी क्लियर से हम समझाने का प्रयास करूंगा। देखिए, देखिए मान लीजिए सपोज कीजिए यहाँ ओरिजिन है O, ठीक है ना, और हमने एक देखिए ये रेड कलर जो लिया, रेड कलर से ये जो स्टिक है इसी को हम वेक्टर R ले रहे हैं, और सबसे लास्ट पॉइंट जो यहाँ पर है ये P। अब आप लोग खुद ही कल्पना करेंगे, ये 3 दीवार मान लीजिए। देखिए ये एक जो दिखा आपको ये बोर्ड, ये हो गया आपको वाई जेड प्लेन, और ये हमारा जो है ये जेड एक्सिस है, और यह जो नीचे देख रहे हैं आप ये हो गया वाई जेड प्लेन, और ये हमारा हो गया कौन सा एक्स जेड प्लेन, और यहाँ हमारा हो गया वाई जेड प्लेन। ठीक है ना, ध्यान देंगे। देखिए ये जो पॉइंट है लास्ट पॉइंट से आज जब तीनों पर जब परपेंडिकुलर गिराएंगे, हाँ वही आपका एक व्हाइट बोर्ड पर गिराइए, यहाँ से लास्ट पॉइंट से सीधा परपेंडिकुलर। थोड़ा देर रुक जा रहा हूँ, आप समझें। तीनों से जब परपेंडिकुलर गिराएंगे तीनों दीवार पर, एक दीवार ये पूरा मान लीजिए और ये एक दीवार ये पूरा मान लीजिए, और ये तो मेरा एक व्हाइट बोर्ड वो दीवार है ही। तीनों दीवार हमारा कोई एक्स वाई जेड प्लेन हो गया, एक एक्स वाई प्लेन, एक वाई जेड प्लेन और तीसरा जेड एक्स प्लेन। पिछले क्लास में आप लोगों को वीडियो हम बता चुके हैं, किसे कहते हैं एक्स वाई प्लेन, दूसरा होगा वाई जेड प्लेन और तीसरा हो गया जेड एक्स प्लेन। देखिए ध्यान दीजिए, यह जो जेड एक्सिस है, हाँ एक्स एक्सिस है सॉरी, तो ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, तो यह जो प्लेन हो गया हमारा एक्स वाई प्लेन। आप पिछला वीडियो नहीं देखे होंगे तो भी आप एक बार प्रयास करें देखने का और उसको समझें बार बार। यह प्लेन हो गया हमारा एक्स वाई प्लेन, यह प्लेन हो गया हमारा, ध्यान देंगे कौन सा प्लेन, एक्स जेड प्लेन, और यहाँ जो प्लेन है व्हाइट बोर्ड है वह है वाई जेड प्लेन। ठीक है, अब देखिए तीनों प्लेन पर जब यहाँ से परपेंडिकुलर गिराएंगे वह जो डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस हमारा एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट होता है। यहाँ तक हम बताए हैं पिछले वीडियो में, आप नहीं देखोगे तो फिर से देखें, पूरा एक बार देखें। चैनल अगर अच्छा लगे तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है, हमने जो रेड स्टिक है इसको हमने दिखाया वेक्टर R से। अब देखिए कि तीनों एक्सिस के साथ एंगल कुछ न कुछ बना रहा है, एक्स एक्सिस के साथ भी एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस के साथ भी एंगल बना रहा है और जेड एक्सिस के साथ भी एंगल बना रहा है। ठीक है ना, तीनों एंगल के साथ एक्स एक्सिस के साथ अल्फा, वाई एक्सिस के साथ बीटा और जेड एक्सिस के साथ गामा। आप तीनों के साथ देखें 90 डिग्री, यहाँ ओ एक्स एक्सिस के साथ यहाँ भी 90 डिग्री बनेगा। हाँ देखिए इस तरह से थोड़ा समझने में आप लोगों को परेशानी होता, यहाँ 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है ना, जब इसको आप इस तरह से खड़ा करके देखेंगे तो जब ये नहीं, अब अलग से देखिए ये बनाया है हमने। ठीक है ना, यह जो एंगल बना, देखिए तीनों फिगर को हमने अलग अलग करके बनाया हूं। वो ओरिजिन हो गया, यहाँ पर देखेंगे एक्स एक्सिस के साथ, यहाँ पर ए पॉइंट, और यहाँ ए पर ये 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ पर ओपी के साथ जो बन रहा है वो अल्फा। डायरेक्शनल एंगल क्या है, अल्फा है, कॉस अल्फा बराबर एक्स बाई आर। उसी तरह से आप देखेंगे वाई एक्सिस के साथ, यहाँ पर ये वाई है, ये वेक्टर आर है, यहाँ पर क्या बन रहा है आपको बीटा एंगल बन रहा है, वाई एक्सिस और ये पोजीशन वेक्टर जो पी है दोनों के बीच का एंगल क्या है, बीटा है, तो कॉस बीटा बराबर होगा क्या होगा, वाई बाई आर। और यहाँ पर देखेंगे ये
कॉस गामा, यहाँ देखेंगे ये गामा है ना, कॉस गामा इक्वल टू जेड बाई आर। ठीक है, यही तीनों को हम लोग बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन, और इसको डिनोट करते हैं कॉस अल्फा को एल से, कॉस अल्फा बराबर हो गया एक्स बाई आर, और कॉस बीटा एम बराबर वाई बाई आर, और कॉस गामा को एन से बोलेंगे, यहाँ हो गया जेड बाई आर। ये एल एम एन में एक रिलेशन भी होता है, क्या होता है रिलेशन, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1। ठीक है, आप यहां पर चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी तक हमने देखा डायरेक्शनल एंगल है ना, एक्स एक्सिस के साथ बना हुआ एंगल अल्फा, वाई एक्सिस के साथ बना हुआ एंगल बीटा, और जेड एक्सिस के साथ बना हुआ एंगल गामा। तो ये अल्फा बीटा गामा को बोलते हैं डायरेक्शनल एंगल, और इन्हीं के साथ जब हम कॉस लगा देंगे तो कॉस अल्फा ये हो गया डायरेक्शन कोसाइन, कॉस बीटा वाई एक्सिस के साथ डायरेक्शन कोसाइन, और जेड एक्सिस के साथ ये कॉस जेड जेड बाई आर। नेक्स्ट है देखेंगे हम लोग समझे हैं एल इक्वल टू एक्स बाई आर, यहाँ से एक्स इक्वल टू हम निकाल सकते हैं एल आर, एम इक्वल टू वाई बाई आर, यहाँ से निकाल सकते हैं हम लोग वाई इक्वल टू एम आर, और एन इक्वल टू हम लोग पढ़े हैं जेड बाई आर। अब यहाँ से हम लोग जेड इक्वल टू निकाल सकते हैं, क्या होगा एन आर। तब कोई भी पॉइंट P, और ये पॉइंट P का कोऑर्डिनेट जब हम लिखते हैं एक्स वाई जेड, इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एक्स इक्वल टू आया मेरा क्या एल आर एम आर, और ये एन आर। ठीक है ना, ध्यान देंगे ये तीनों में जो आर 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 जो दिख रहा है वो आर क्या है, पीछे जो हम लोग बताए थे ये पोजीशन वेक्टर है ना, इसी का मैग्नीट्यूड देखिए तीनों में देख रहे हैं ना, ओपी, यहाँ भी देखिए ओपी, और यहाँ भी देखिए ओपी। तो ओ से पी का जो डिस्टेंस हो गया वही तो आर है। ठीक है, एक्स इक्वल टू ध्यान देंगे एल आर, वाई इक्वल टू एम आर, और जेड इक्वल टू एन आर। आप यहाँ पर जो देख रहे हैं एल आर एम आर और एन आर, यह तीनों नंबर जो है वह आपका क्या है डायरेक्शन कोसाइन का यह प्रोपोर्शनल है। ठीक है, इसी को हम लोग डायरेक्शन रेशियो भी कहते हैं। वेक्टर आर का यह क्या है डायरेक्शन रेशियो है, और हम लोग इसको ए से डिनोट करेंगे, ये बी से और सी से। ठीक है, तो कोई भी पॉइंट पी को हम लोग ए बी सी से डिनोट करेंगे। ध्यान देंगे यहाँ जो ए है, ये बी और सी, यह तीनों क्या है डायरेक्शन रेशियो है। ध्यान देने वाली बात है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कैन नॉट इक्वल टू 1। कभी कभी 1 हो सकता है, हाँ, कब जब आर एक यूनिट वेक्टर होगा तब। ऐसे सामान्य पोजीशन में जनरल में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 1 नहीं होता है, लेकिन एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर हर हाल में 1 होगा। अभी तक आपने वेक्टर के बारे में सीखा है, ए बी, हाँ, जिसका इनिशियल पॉइंट हो गया ए और ये बी हो गया टर्मिनल पॉइंट, और इन दोनों का मैग्नीट्यूड को हम लोग वेक्टर ए बी के मैग्नीट्यूड को इस तरह से लिखते हैं, वेक्टर ए बी इक्वल टू ए बी, मतलब ए से बी का जो डिस्टेंस हो गया या मैग्नीट्यूड हो गया ना। ए क्या है इनिशियल पॉइंट, यहाँ मैं लिख देता हूँ इनिशियल पॉइंट, और बी क्या हो गया टर्मिनल पॉइंट। जहां से स्टार्ट करेंगे वो इनिशियल पॉइंट, और जहां पर एंड करेंगे वो हो गया टर्मिनल पॉइंट। लेकिन दूसरा लेते हैं ए बी। अभी देखिए यहाँ बी से ए की ओर है, यहाँ वेक्टर ए भी नहीं है,
बल्कि क्या है ये वेक्टर बी है। तो इस पोजीशन में बी हो जाएगा आपको इनिशियल पॉइंट और ए हो जाएगा टर्मिनल पॉइंट। हाँ, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। बार बार बताए हैं कि ए से बी का डिस्टेंस क्या है या बी से ए का डिस्टेंस फर्क पड़ता है, तो डायरेक्शन दोनों में अलग अलग हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग टाइप ऑफ वेक्टर। पहला टाइप है जीरो वेक्टर। आइए हम लोग समझते हैं टाइप ऑफ द वेक्टर। टाइप ऑफ द वेक्टर क्या है? जीरो वेक्टर। ए वेक्टर हुज इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट आर कोइंसाइड, जिसका इनिशियल पॉइंट भी और वही हो और टर्मिनल पॉइंट भी वही हो, दोनों पॉइंट बिल्कुल सेम हो, एक दूसरे पर कोइंसाइड कर रहे हो, इस तरह के वेक्टर को हम लोग बोलते हैं जीरो वेक्टर। आइए समझने का प्रयास करते हैं। देखिए अभी क्या है कि टर्मिनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट अलग अलग है। थोड़ा और पीछे आते हैं, यहाँ पर भी थोड़ा और पीछे आते हैं, यहाँ पे थोड़ा और पीछे आते हैं, बी थोड़ा और पीछे आते हैं। इस तरह से देखते जा रहे हैं कि यह पी क्या होता जा रहा है, छोटा होते जा रहा है। और भी देखेंगे तो थोड़ा और छोटा करेंगे, ए भी। इस तरह से बी जब वापस यहीं पर माने दोनों पॉइंट इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट दोनों सेम हो जाएगा, यू कहें तो बी भी ए ही बन जाएगा, ठीक है ना। जैसे वेक्टर ए यही है आपका जीरो वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड जीरो रहेगा, ठीक है ना। वेक्टर बी वेक्टर, हाँ, इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे जीरो वेक्टर। ध्यान देंगे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, जीरो और जीरो वेक्टर दोनों में अंतर है। इसमें मैग्नीट्यूड भी है, यह बात अलग है कि इसका भी मैग्नीट्यूड जीरो है, इसका भी मैग्नीट्यूड जीरो है, लेकिन इसमें डायरेक्शन है और इसमें डायरेक्शन नहीं है, दोनों में अंतर है। हाँ, ये आपका हो गया वेक्टर और ये हो गया आपका स्केलर, ठीक है। तब जीरो वेक्टर किनको बोलेंगे? जिसका इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट दोनों कोइंसाइड करता है, उस तरह के वेक्टर को हम लोग बोलेंगे जीरो वेक्टर। आगे नेक्स्ट आ जाते हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर किसको बोलेंगे? ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिटी, जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1 होगा, इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर, ठीक है। यूनिट वेक्टर को हम लोग जनरली डिनोट करते हैं इस तरह से।